हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जो कि 3 अंक का है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए रासायनिक समीकरण के जो चरण थे, रासायनिक समीकरण लिखने के जो चरण थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2 प्रश्न और लिखाए थे मैंने छोटे छोटे आपको, कि कौन कौन से लिखाए थे। नंबर 1 जो लिखाया था इसमें छोटा प्रश्न, वो मैंने लिखाया था आपके लिए, ध्यान देना, यानी संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। और एक दूसरा बताया था रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया। और प्रिय छात्र छात्राओं, आज एक नया टॉपिक रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं, रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं और उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पहले आप प्रश्न नोट कर लो। क्या कर लीजिए? पहले प्रश्न नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है, नोट करना, ध्यान देना, समझना, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें। नोट करना प्रश्न कि रासायनिक समीकरण, यानी कौन सा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं व कमियां लिखो। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, यानी विशेषताएं, यानी इसकी क्या होती हैं, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो विशेषताएं लिखनी है और क्या लिखनी है, इनकी कमी लिखनी है। क्या लिखनी है? कमी, कि कौन कौन सी विशेषताएं, विशेषताएं कह लो, वह कमियां लिखो। विशेषताओं को हम क्या कह देते हैं, उनके गुण भी कह देते हैं, और कमियां क्या हो जाती हैं, दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोष। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं व कमियां लिखो। आई बात समझ? ये आपका प्रश्न बन गया, और प्रश्न को आप नोट कर लेना कि रासायनिक समीकरण विशेषताएं व कमियां लिखो। तो देखिए इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं? तो पहले हेड डालेना विशेषताएं, और विशेषताओं में ध्यान देना, लिखना। नंबर 1 पॉइंट है इसमें, समझना पहले विशेषताएं। तो देखिए पहली विशेषता जो इसमें है वो है कि क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में, जो क्रियाकारक हैं अपने, क्या है? क्रियाकारक, और जो उत्पाद, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि भाई क्रियाकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। क्रियाकारक का दूसरा नाम अभिकारक, अभिकर्मक है, और उत्पाद को हम क्रियाफल के नाम से जानते हैं। तो पहली विशेषता इसमें यह है, ध्यान देना, कि क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे संपूर्ण जानकारी कौन कौन सी मिल रही है, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती हैं। आई बात समझ? क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में क्या मिलती है, हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। और संपूर्ण जानकारी कौन सी है? जैसे कि अणुओं की संख्या, यानी कितने अणुओं ने भाग लिया है, और द्रव्यमान आदि की हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। यानी उसके द्रव्यमान, अणुओं की संख्या आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे C+O2, C+O2, और अभिक्रिया के बाद क्या बनाया है, CO2। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसके यानी इसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिल रही है, और इसमें यानी अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे कार्बन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 1 हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लिया है, 2 ने लिया है, और क्या बना दिया, CO2। आई बात समझ? तो अणुओं की क्या प्राप्त हो रही है, हमें संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है। साथ ही हमें किसके बारे में पता चल रहा है, उसके द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा क्या है, पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो पदार्थ हैं और पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं, ध्यान देना, पदार्थों की क्या है, जो भौतिक अवस्थाएं, उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि मैंने रासायनिक समीकरण के जब मैं चरण आपको बताए थे, और 10 चरणों में एक पॉइंट आया था
कि भाई भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं सामान्यतः 3 प्रकार होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, प्लाज्मा और वीईसी। प्लाज्मा और वीईसी। बीईसी क्या होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में? तो सामान्यतः 3 ही अवस्था पढ़ते नहीं हो तो अवस्थाएं कितनी हो गई? 5 हो गई। प्लाज्मा जो होती है ये आयनित अवस्था होती है, तारों में पाई जाती है। स्टार जो होते हैं ना अपने, उन तारों में पाई जाती है। आई बात समझ में? और बीईसी जो होती है यह बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही? जैसे कल मैंने बताया था C+O2 और CO2। C कैसा है? यहाँ पर ठोस है। ठोस के लिए क्या लिखते हैं? S लिख देते हैं कोष्टक में। S मतलब सॉलिड। अगर कोई द्रव है उसके लिए क्या लिख देते हैं? L लिख देते हैं, लिक्विड लिख देते हैं। और अगर कोई गैस है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं? G लिख देते हैं। तो इनसे भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। आई बात समझ में? तो पहले इन 2 पॉइंटों को मैं लिखा देता हूं, फिर अगले जो पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए विशेषताओं में नंबर 1 लिखना क्रिया कारक। गौर देना, क्रिया कारक। क्रिया कारक लिख लो, चाहे अभिकारक लिखो। क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में। क्रिया कारक और उत्पाद, उत्पाद जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में, क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में, क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में क्या होती है? संपूर्ण जानकारी। कैसी जानकारी? संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी यथा जैसे। यथा मतलब क्या होता है? जैसे। संपूर्ण जानकारी यथा जैसे। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो रही है संपूर्ण जानकारी में? यानी क्रियाकारक उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या। किसकी? अणु जो होते हैं, अणुओं की संख्या, यानी कितने अणु क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो अणुओं की संख्या। आई बात समझ में? अणुओं की संख्या, कौमा द्रव्यमान। किसकी? द्रव्यमान। इसकी यानी मास यूनिट बोलते हैं, मास। द्रव्यमान, द्रव्यमान आदि मिलती हैं। संपूर्ण जानकारी के बारे में, उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। आई बात समझ? आदि मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, आदि मिलती है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 कौन सा बताया था मैंने? नंबर 2 आपको समझाया, दूसरा मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थों की, ठीक है ना। किसकी? पदार्थों की भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था के बारे में अभी बताया। ठोस के लिए क्या लिख देते हैं? ठोस के लिए S लिख देते हैं। द्रव के लिए क्या लिख देते हैं? L लिख देते हैं, L लिक्विड, ठीक है ना। और गैस के लिए G। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। आई बात समझ में? नोट कर लेना इस बात को, ठीक है ना। पदार्थों की जो भौतिक अवस्था क्या होती है? जानकारी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। दोनों पॉइंटों की मैं व्याख्या आपके कर चुका हूं। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, समझना, तीसरे पॉइंट के बारे में गौर देना। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक, यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती हैं, उनकी कुछ क्या होती हैं? परिस्थितियां होती हैं। भाई किन ताप में, किस दाब में ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होंगी। इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आई बात समझ में? ध्यान देना, इसको आप ऐसे समझो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो आवश्यक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो क्या होता है आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में पता चलता है। आई बात समझ? जैसे कल उदाहरण हम दे रहे थे कि कुछ ताप, दाब और जो उत्प्रेरक होते हैं इनको क्या लिखते हैं? तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो ये परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं?
ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, आदि के बारे में भी हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। यानी आदि के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, या इनके बारे में हमें पता चलता है। आई बात समझ। जैसे जिप्सम वाला उदाहरण आया था पाठ नंबर 5 में, तो मैंने बताया था कितने तापमान पर, 393 तापमान पर, 393 केल्विन तापमान पर। और कल मैं बता रहा था भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर अपक्रिया कर क्या बनाते हैं, जब अमोनिया बनाते हैं तो कितने तापमान पर, 773 केल्विन तापमान पर। कितने पर, 773 केल्विन तापमान पर। मैंने कल आपको बस समझा रहा था, बताया था। और 200 एटीएम दाब पर। आई बात समझ में। तो ये अब इनका क्या हो गया, ताप, दाब, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का भी मैंने उदाहरण दिया था कि जो एथीन है, क्या है, एथीन। एथीन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, किसके साथ क्रिया करती है, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना देती है, एथेन। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन से, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है रासायनिक समीकरणों से हमें, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि जो परिस्थितियां हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, उनके बारे में क्या होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय या शोषी स्पष्ट हो जाता है। यानी समीकरण से क्या पता चल जाता है, समीकरण से यह पता चल जाता है कि भाई कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय या शोषी। क्षेपीय है तो क्या आएगा, प्लस ऊष्मा, यानी प्लस में आती है, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है तो प्लस में आती है वो। और शोषी है तो किसमें, माइनस में। किसमें, माइनस में। आई बात समझ। क्यों, क्षेपी के लिए कल मैं बता रहा था, क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्षेपी के लिए प्लस का यानी धन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और शोषी के लिए किसका, माइनस का। आई बात समझ। तो रासायनिक समीकरणों से हमें क्या, इनके बारे में हमें पता चल रहा है। और एक क्या है, रासायनिक जो समीकरण है या जो समीकरण होते हैं, समीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं, समीकरण से यानी समीकरण से, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीय यानी उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। भाई कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय या कैसी है, अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में भी हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। किससे, रासायनिक समीकरण से। आई बात समझ में। तो कितने पॉइंट हो गए, 5, यानी 2 मैंने आपको लिखा दिए, तीसरा बताया है मैंने, ताप, दाब, उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है। नंबर 4 बताया कि रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय है कि शोषी है। और इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको बताया, 5वां की अभिक्रिया उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में भी इससे क्या होता है, पता चल जाता है। इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हो गई। क्या हो गई प्रिय छात्राओं, विशेषताएं हो गई। तो बच्चों 2 मैंने आपको नोट करा दिए, तीसरी विशेषता को आप लिखो, नोट करो इस तीसरी विशेषता को। तीसरा है कि समीकरण जो होता है, समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी या शोषी स्पष्ट हो जाता है। तो नोट कर लेना, समीकरण से, किससे, समीकरण से, समीकरण से। आई बात समझ में। समीकरण से अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया, समीकरण से अभिक्रिया। आई बात समझ। समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी है। समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या शोषी, या कौन सी है, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा शोषी। आई बात समझ में, ऊष्मा शोषी। गौर देना, नोट करना, समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी स्पष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ऊष्मा शोषी स्पष्ट हो जाता है। नोट कर लेना इस बात को, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। किससे, समीकरण से। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है इसमें, नंबर अगला नेक्स्ट लिखना, अगला नोट करना प्रिय छात्राओं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए
रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों, कौन सी आवश्यक परिस्थिति जो होती हैं, आवश्यक परिस्थितियों, आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, यथा ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है। यथा जैसे ताप है, आई बात समझ, दाब है, ठीक है ना, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, आई बात समझ, ताप, दाब, उत्प्रेरक, ठीक है ना, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि के बारे में, आदि के बारे में, आदि के बारे में, आदि के बारे में पता चलता है, आदि के बारे में, आदि के बारे में पता चलता है। आई बात समझ में, यानी जो आवश्यक जो परिस्थितियां होती हैं ना, जैसे ताप है, टेम्परेचर जो होता है, दाब है, उत्प्रेरक है, इनके आदि के बारे में क्या होता है, हमें पता चलता है। आई बात समझ में। अगला है समीकरण से, किससे, समीकरण जो होता है, समीकरण अभिक्रिया की, समीकरण जो होता है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता के बारे में भी जानकारी देता है। तो देखिए, क्योंकि अभिक्रियाएं दो प्रकार होती हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। दोनों दिशाओं का मतलब है क्रियाकारक से क्या बना दें, उत्पाद, उत्पाद से पुनः क्या बना दें, क्रियाकारक। उन्हीं परिस्थितियों में कई बार उदाहरण दिया है मैंने, जल से बर्फ, बर्फ से जल, ठीक है ना। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। और जो केवल एक ही दिशा में चलती है, जैसे दूध से दही बन गई, या कार्बन C+O2 क्या बनेगा, CO2, तो इन्हीं परिस्थितियों में पुनः उनसे क्रियाकारक नहीं बनाए जा सकते, जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए उनको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कैसे भी आप समझ लो। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, लास्ट पॉइंट है इसमें विशेषताओं में, तो लिखिए समीकरण जो होता है, समीकरण जो होता है, समीकरण अभिक्रिया की, किसकी, अभिक्रिया की, समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, किसकी, उत्क्रमणीयता जो होती है, यानी अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में क्या प्राप्त होती है हमें, जानकारी, ठीक है ना। किससे, रासायनिक समीकरण से। तो नोट करना इस बात को। 5वां पॉइंट है आपका, विशेषताएं चल रही हैं रासायनिक समीकरण की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पेपर की दृष्टि से। तो 5वां पॉइंट लिख लो, नोट कर लेना, उत्क्रमणीयता की भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता के बारे में, किसके बारे में, उत्क्रमणीयता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। की भी क्या होती है, जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है, जानकारी देता है। आयुर्वेद जानकारी देता है, यानी समीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देता है। तो ये कितनी विशेषताएं हो गई, टोटल 5 विशेषताएं हो गई। आई बात समझ में। तो 5 को आप नोट कर लेना। अब इसकी क्या है, कमियां, यानी क्या क्या कमियां या दोष हैं, कि रासायनिक समीकरण की कौन कौन सी कमियां या दोष हैं। तो है डाल लेना कमियां, और कमियां डाल के और नंबर 1 पॉइंट लिखना। तो नंबर 1 पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के पूरे होने की, यानी पूरा होने की जानकारी नहीं मिलती है। आइए समय, यानी रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के पूरे होने की, अभिक्रिया के यानी पूरे होने की, कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भाई C+O2 और क्या बन गया, CO2 बन गया। अब पूर्ण रूप से उनका दहन हुआ या नहीं हुआ है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। मिलती है क्या भाई, आपको बता दिया भाई C+O2 और क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी पता है भाई पूर्ण रूप से CO2 बना है कि नहीं बना है, कोयले का पूर्ण रूप से दहन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, नंबर 1।
और नंबर दूसरा पॉइंट है कि समीकरण के द्वारा जो होता है यानी क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि जो अभिकारक उत्पाद है उनकी जो सांद्रता है, सांद्रता के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चलता, यानी जो सांद्रता है सांद्रता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। आई बात समझ में? तो ये दो कमियां हैं, दोनों कमियों को लिख लो। नंबर एक कमियां कौन सी है? नंबर एक हो गई कि रासायनिक समीकरण के द्वारा, नोट करना, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के, किसके? अभिक्रिया के, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के पूरा होने की जानकारी नहीं मिलती। अभिक्रिया के पूरा होने की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है ना? रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया के पूरा होने की जानकारी नहीं मिलती है कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है। इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। किससे? रासायनिक समीकरण से। आई भाषा में किससे? रासायनिक समीकरण से किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आई बात समझे? नंबर दूसरा जो पॉइंट है या दूसरी जो कमी है वो मैंने आपको बताई है कि समीकरण के द्वारा अभिकारक उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। आई बात समझे? तो लिखना समीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा, जो अपना समीकरण है, समीकरण के द्वारा, ठीक है ना? समीकरण के द्वारा यानी क्रियाकारक कह लो, अभिकारक कह लो, अभिकर्मक कह लो, कई बार इनके नाम मैंने बताएं, एक ही बात है। समीकरण के द्वारा क्रियाकारक व उत्पाद, जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद के, यानी उत्पाद की करना, उत्पाद की सांद्रता के बारे में, उत्पाद की सांद्रता के बारे में, किसके बारे में? सांद्रता के बारे में, जो उसकी सांद्रता होती है ना, सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। नोट कर लेना इस पॉइंट को, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। आई बात समझ में? तो दो ये कमियां हो गई कि हमें ये नहीं पता चलता है समीकरण के द्वारा कि क्रियाकारक और जो उत्पाद है उनकी सांद्रता कितनी है, या अभिक्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आई बात समझ में? अब यहां पर एक शब्द आया है सांद्रता। क्या आया है? सांद्रता। तो सांद्रता क्या है? तो समझ लेना, इकाई आयतन में मोल्स की जो संख्या होती है उसको सांद्रता कहते हैं। यानी इकाई आयतन में जो मोल्स होते हैं ना, मोल की जो क्या होती है? संख्या होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? सांद्रता कह देते हैं। आई बात समझ? इकाई आयतन में मोल की संख्या को सांद्रता कहते हैं। तो इसको स्टार लगा के और इसको नोट कर लो सांद्रता के बारे में कि भाई सांद्रता क्या है। आई बात समझ? सांद्रता, ठीक है ना? सांद्रता, ठीक है ना? लिखना इकाई आयतन में। कैसे में? इकाई आयतन में, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में मोल्स की संख्या को, किसकी संख्या को? मोल्स, MOLES, मोल्स की मीनिंग हुई MOLES, ठीक है ना? मोल्स की संख्या को, इकाई आयतन में मोल्स की संख्या को सांद्रता कहते हैं।
आई बात समझ में? नोट कर लेना प्रिय छात्राओं। कोई पूछ ले आपसे भाई सांद्रता क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? इकाई आयतन में। किसमें? इकाई आयतन में मोल्स की संख्या को क्या कह देते हैं? सांद्रता कहते हैं। इकाई आयतन में मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रश्न आप इसको नोट कर लेना। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न मैंने आज लिखाया और समझाया कि भाई रासायनिक समीकरण की जो विशेषताएं हैं और वह कमियां, उनके बारे में बताइए। अब अगला जो इसमें टॉपिक है, अगला जो पार्ट चालू होता है वो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आई बात समझ में? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? आई बात समझ में? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो इनके बारे में आपको समझा रहे हैं, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, नोट कर लेना। बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूँ अब। ठीक, तो देखिए फिर आपको अगला प्रश्न बताएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा होगा। और किसी भी चीज़ को सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तो आप अपने घर पर रहकर अधिक से अधिक अध्ययन करो। जितना हो सके उतना आप पढ़ो, क्योंकि सफलता की जो प्रथम सीढ़ी होती है, क्या? सफलता की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो मेहनत से ही प्राप्त होती है। और मेहनत जब आप घर पर अधिक से अधिक पढ़ेंगे, ये नहीं भाई हम यहाँ पर लिखा रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, पूरी जी जान लगा रहे हैं आपको पढ़ाने में और आप घर पर बिल्कुल आराम कर रहे हैं। नहीं, आपको भी जिज्ञासा होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भी अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप ये मत समझो कि भाई कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रही है कि उसमें पेपर बोर्ड के नहीं होंगे। पेपर आपके होंगे, क्यों? आपकी बार भी आपने देखा है बोर्ड ने पेपर लिए हैं, तो बोर्ड पेपर होंगे। ये थोड़ा सा समय खिंच रहा है कि स्कूल अभी कब खुलें। ठीक है ना? थोड़ा सा इस असमंजस की स्थिति में, और 1-2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा कि स्कूल बहुत जल्दी खुलने भी वाले हैं आपके। ठीक है ना? तो आप अधिक से अधिक मेहनत करो और अधिक से अधिक पढ़ो। तो देखिए अगला प्रश्न मैं पहले आपको नोट करा देता हूं प्रश्न, और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न है आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब तक हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ा था प्रिय छात्राओं? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रकार तो काफी, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो प्रश्न को नोट कर लो आप पहले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? 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 आई बात समझ में? तो देखिए प्रश्न नोट कर लिया आपने। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? आई बात समझ में? तो अब आपको इसके बारे में विस्तार करा रहे हैं हम, तो ध्यान से समझना। महत्वपूर्ण टॉपिक अब प्रारंभ होने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, यानी कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि जहां पर एक नया पदार्थ बन जाए, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाएं, यानी भौतिक गुणों के साथ साथ क्या बदल जाएं? रासायनिक गुण भी बदल जाएं, या रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, नए प्रोडक्टों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वही क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में? यानी किसी पदार्थ में होने वाले
किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को, किसको, रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया की। तो पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसकी जो परिभाषा है वो नोट कर लीजिए। रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको पहले बहुत कुछ समझाया है और लिखाया भी है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, परिभाषा इसकी नोट कर लो रासायनिक अभिक्रिया की। किसी पदार्थ में, किसमें, किसी पदार्थ में, गौर देना, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में होने वाले, किसी पदार्थ में होने वाले, आ रही बात समझ, किसी पदार्थ में होने वाले, कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ में होने वाले, होने वाले क्या, होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, कौन से परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को, ध्यान देना समझना, रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गौर देना, समझना, नोट करना बात को मेरी को, कि किसी पदार्थ में होने वाले, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं प्रिय छात्राओं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना बच्चों, प्रश्न आ सकता है भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, किसको, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके प्रकार क्या हैं, तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, अभिकारकों के संयोग करने, बंधों के टूटने, बंधों के बनने, अभिक्रियाओं के वेग और प्रकृति के आधार पर इनके अनेकों प्रकार होते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया, कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके अलावा अपघटन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसके अलावा उपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ में, ये अभिक्रियाओं की क्या हो गई, प्रकार हो गए। आई बात, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, तीव्र और मंद अभिक्रिया, तो इनके क्या हो गए, अनेकों क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो लिखना प्रकार, क्या लिखेंगे, प्रकार। और प्रकार में नोट करना प्रिय छात्राओं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना, और महत्वपूर्ण पाठ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक मैं आपको समझा रहा हूं, तो बहुत अच्छी तरह से आप नोट करना। रासायनिक अभिक्रियाएं, नोट करना, रासायनिक जो अभिक्रियाएं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों के संयोग करने, रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों के, किसके, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के, अभिकारकों के संयोग करने, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अभिकारकों के संयोग करने, किसके, संयोग करने, ठीक है ना, संयोग करने, कौमा, बंद जो होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, जो एक एक का साझा तो एकल बंद, दो दो का साझा द्विबंध, तीन तीन का साझा तो त्रिबंध, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, यानी बंद, एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध, इसके अलावा बॉन्ड और भी होते हैं, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध। तो ये सहसंयोजक बंध के प्रकार हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आयनिक बंध भी होते हैं, उप सहसंयोजक बंध भी होते हैं। कौन से बंध होते हैं, उप सहसंयोजक बंध भी होते हैं। आई बात समझ में, तो नोट करना मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से आपको मैं बता रहा हूं, तो आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्रिय छात्राओं, प्रकार में लिखा रहा हूं, रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं के संयोग करने, बंधों के टूटने व बनने, बंधों के टूटने व बनने, बंधों के टूटने व बनने, यानी बंधों के टूटने व बनने। आई बात समझ में, बंधों के टूटने व बनने, ठीक है ना, बनने, कौमा, अभिक्रिया के वेग,
किसके? अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग, ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। गौर देना, समझना। अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। के आधार पर अनेक प्रकार होते हैं। आई बात समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? तो अच्छी तरह से आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए प्रिय छात्राओं, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों के संयोग करने, बंधों के टूटने व बनने अभिक्रिया व प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार होते हैं। आई बात समझ? अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जो कर लेना चाहे अनेक प्रकार के होते हैं, कैसे भी कर लेना, एक ही बात है, ठीक है ना। अब उन अभिक्रियाओं के नाम लिख लो, कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। अब ध्यान देना, संयोजन अभिक्रिया को क्या कह देते हैं? संयोजन अभिक्रिया को हम योगशील अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया नंबर 1 कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। नंबर दूसरी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है प्रिय छात्राओं? विस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। नंबर तीसरी कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। गौर देना, नोट करना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ? नंबर 4 कौन सा हो गया? नंबर 4 लिखना अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी कह देते हैं इसको। अपघटन को क्या कह देते हैं? वियोजन, टूटना। आई बात समझ? नंबर 5 में है तीव्र मंद अभिक्रिया। तीव्र मंद अभिक्रिया। आई बात समझ में? गौर देना प्रिय छात्राओं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर दूसरी विस्थापन अभिक्रिया, नंबर तीसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर चौथी है अपघटन अभिक्रिया, नंबर 5 में है तीव्र और मंद अभिक्रिया। नंबर 6 लिखना उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। पाठ नंबर 5 में भी आई है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान देना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, नोट कर लेना बात को, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। उदासीनीकरण अभिक्रिया। नंबर अगली है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। गौर देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, रेडॉक्स अभिक्रिया। आई बात समझे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। इसके अलावा और नोट करना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। एक ही में लिखा देता हूं, ऑक्सीकरण और अपचयन आपस में विपरीत होती हैं। आगे जब सबकी व्याख्या करेंगे तो देखना आप। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। आई बात समझे? ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। आई बात समझे? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। गौर देना, समझना, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। और एक आपकी हो गई, कितनी हो गई? 8। और एक अभिक्रिया लास्ट में बची है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी है? उत्क्रमणीय। बहुत बार मैंने व्याख्या की है, बार बार नाम आता है जब भी। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। आई समझ? कौन सी? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ओके, तो ध्यान देना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। नोट कर लेना। और नेक्स्ट जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, तो कितनी अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए? 9 हो गए। कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः 9 हैं। आपके सिलेबस में 9 हैं। मैंने आपके सिलेबस से संबंधित ही लिखा है, जो इस आगे एक एक उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं, वो मैंने 9 प्रकार आपको लिखाए हैं। आई बात समझे? क्योंकि किसी में बंध बनते हैं तो किसी में बंध क्या होते हैं? टूटते हैं।
आई बात समझ, यानी पुराने बंध टूटते हैं, नए उत्पादों भी नए बंध बनते हैं, जिससे क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में। और कल आपको नंबर 1 जो अपक्रिया है, ठीक है ना, नंबर 1 अपक्रिया है आपकी संयोजन अपक्रिया, और संयोजन अपक्रिया की हम व्याख्या करेंगे। तो कल नंबर 1 अपक्रिया जो है संयोजन अपक्रिया, उसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कल से प्रारंभ होने जा रहा है। जो अपक्रियाएं बहुत हमारे जीवन में, बहुत जब हम केमिस्ट्री लेते हैं 11वीं में, आप साइंस स्ट्रीम में जब जाएंगे तब हमारा बहुत काम पड़ेगा। इसलिए कल से बिल्कुल ध्यान को एक रात रख के बिल्कुल अपने मनन करना, चिंतन करना, और अब तक जो पढ़ाया उसको भी मनन एवं चिंतन करना। अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक सीखो। क्यों, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हमें जिज्ञासा है किसी चीज की तो हमको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ प्रिय छात्र छात्राओं। संयोजन अपक्रिया या योगशील अपक्रिया के बारे में कल व्याख्या करेंगे। थैंक्स, ओके।